बच्चों हम करेंगे पहली तंतु से वस्त्र तक। तो आपको पता होगा कि कपड़े किसके बने होते हैं, वो तंतुओं से बने होते हैं। जैसे कि ये आपके कपड़े हैं या ये जो कुछ संश्लेषित यानी कि कृत्रिम भी होते हैं, मफलर है, शॉल है, दुकान में रेशमी साड़ियाँ होती है, ये सब किसकी बनी होती है, तंतु की बनी होती है। एक ऊनी मफलर होता है, एक सूती साड़ी होती है, कंबल है, पर्दे है, मेज पोश है, तौलिए, ये सब किसके बने होते हैं, तंतु के बने होते हैं। अब अपने दर्जी की दुकान पर जाते हैं। सिलाई के बाद बचे हुए कपड़े की कतरन इकट्ठी करते हैं। कपड़े की प्रत्येक कतरन को टच करके देखते हैं, स्पर्श करके देखते हैं, तो अनुभव करते हैं। दर्जी से पूछ कर पता करते हैं कि कौन सा कपड़ा सूती है, रेशमी या ऊनी है। संश्लेषित के लेबल लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो एक लंबा सा टुकड़ा लेंगे और उसे हम ध्यान से देखेंगे। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर 1 नंबर लगाए थे। इसके एक सिरे को कोई ढीला धागा या ताका टूटने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला सुई में धागा परोने का प्रयास करते हैं तो परीक्षण करेंगे कि कई बार यह पतली पतली लड़ियों में पृथक पृथक दिखाई देने लग जाते हैं। आप धागे में सुई में धागा पिरोते तो क्या होता है, कई बार वो अलग 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 से हो जाते हैं, जिससे कि वो धागा सुई में नहीं जाता है। क्या होते हैं कि उनमें और भी पतली पतली होती है। इन्हीं पतली पतली लड़ियों को क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। वस्त्र जो होती है वो धागों से मिलकर बनती है और धागे आगे किससे मिलकर बने होते हैं, तंतुओं से। अब तो ये पूछे कि ये धागा, ये तंतु कहाँ से आते हैं, तो ये तंतु जो होती है सूती, जूट, रेशमी, ऊनी तंतु जो होती है वो पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होती है। ऊन किससे मिलती है, भेड़ से, बकरी से मिलती है, खरगोश या ऊंटों के बालों से प्राप्त। रेशमी तंतु जो होती है वो रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था, लेकिन अब विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, तो अब कृत्रिम तंतु भी तैयार किए जाने लगे हैं, जिससे कि उनको क्या कहते हैं, संश्लेषित तंतु यानी कि कृत्रिम तंतु कहते हैं। जैसे कि पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, ये कृत्रिम तंतुओं के उदाहरण हैं। अब है रुई। रुई को आपने देखा होगा कि उससे दिया भी जलाते हैं, बत्ती बनाते हैं। तो रुई जो होती है वो गद्दों, रजाइयों और तकियों में भरी होती है। तो ये रुई कहाँ से आती है, रुई खेतों से आती है। खेतों से काम में कपास के पौधे जहाँ उगाए जाते हैं, जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ पे कपास की खेती होती है। कपास जो के पौधे जो होते हैं वो के फल जो होते हैं वो एकदम नींबू के जैसे होते हैं। वो परिपक्व होने पर क्या होते हैं, उनके बीज टूटकर खुल जाते हैं और कपास तंतुओं से ढके बिनोले को देखा जा सकता है। क्या आपने कभी कपास के खेतों में देखा है कि कपास के वहाँ पे रुई सी लगी होती है। तो उनमें क्या होते हैं कि उनमें सफेद सफेद ये रुई लगी होती है, जो कि ऐसे लगते हैं कि बर्फ से ढक दिया हो। जानते कपास बोलों से कपास को हस्त चयन द्वारा किया जाता है। कपास के बीजों को कंगनतन द्वारा पृथक किया जाता है, जिसको कि कपास ओटना कहते हैं। कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल तो ओटने की मशीनें भी बहुत आ गई है। अब है जूट। जूट यानी कि पटसन। जूट या पटसन को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। उसको तो जो कपास थी उसको किससे, फूलों के बीजों से प्राप्त करते थे। और इसमें क्या होता है कि ये पटसन जो होती है वो पादप के तने से मिलती है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है। और भारत में पटसन मुख्य रूप से कहाँ मिलता है, बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब पुष्प आ जाती है तब उसको काट ले जाते हैं। फसल कटाई के बाद पादप के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लेते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये सब काम कैसे होता है,
एक हाथ में कुछ रुई लीजिए, दूसरे हाथ के अंगूठे से या तर्जनी के बीच रुई की चुटकी भरिए और धीरे धीरे रुई को बाहर की तरफ खींचिए। तो ऐसा करने से रेशा बाहर की ओर निकलता जाएगा। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को ही कताई कहते हैं। आपने रुई से बत्ती बनाती हुई मम्मी को या दादी को देखा होगा, तो ये लोग ऐसे ही बनाते हैं, एक हाथ से रुई को बाहर की तरफ खींचते हैं तो वो तंतु बाहर निकलते हैं, इसको कहते हैं कताई। कताई करने के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ भी होता है। पहले के लोग क्या होते, पहले के लोग तकली का यूज करते थे। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा। जब महात्मा गांधी जी होते हैं वो चरखे का यूज करते थे। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बने वस्त्रों को पहनने, खादी पहनने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ाने भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन बनाया था जिसे खादी व ग्रामोद्योग कहते हैं। अब धागे से वस्त्र कैसे बनते हैं? धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां होती है, जैसे कि बुनाई। वस्त्र धागों के दो सेट जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, इससे मिलकर बनते हैं। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। आपने मम्मी को भी स्वेटर बनाते देखा होगा कि वो दो धागे लेके अपनी सिलाइयों से ऐसे बनाती है। तो इसी प्रकार मशीनों में भी इसी प्रकार दो धागों से मिलकर उनको व्यवस्थित करके कपड़े का निर्माण होता है। भिन्न रंगों की दो कागज की शीट लीजिए, दोनों में 30 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई काटिए। दोनों शीटों को आधा मोड़िए, एक शीट पर उसको ऐसे खींचिए और दूसरी शीट में दूसरी रेखा खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काट दीजिए। फिर शीटों को मोड़कर उन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटाव में बुनिए। तो ये पट्टियों के बनने के पश्चात क्या होता है? चेक का सा डिजाइन आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ये इसी तरह से वस्त्र बनते हैं। धागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखी स्वेटर किस प्रकार बनती है? इसकी बुनाई में किसी एक धागे का प्रयोग एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या फटे हुए मोजे की किसी धागे को खींचकर देखा है? तब क्या होता है? एकल धागा खींचता चला जाता था, वस्त्र उधर। मोजे बहुत सी अन्य पहनने की वस्तु ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से अथवा मशीनों द्वारा की जाती है। दोनों की बुनाई का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। वस्त्र सामग्री का इतिहास। अब आपको समझ में आया कि तंतु कैसे होते हैं, धागे कैसे होते हैं, रुई से धागा कैसे बनता है, कताई होती है, बुनाई होती है। अब इसका इतिहास क्या रहा है? कभी पहले के जमाने के लोग तो क्या थे कि पत्ते पहनते थे। क्या आपने जानने के प्रयास कि प्राचीन लोग पहनने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते थे? पहले तो लोग वस्त्रों की छाल, बड़ी पत्तियां, जंतुओं की चाम, चमड़ा, समूर से अपने शरीर को ढकते थे। फिर धीरे धीरे कृषि समुदाय में उन्होंने बसना आरंभ किया, तो उन्होंने टहनियों, घास को बुनकर चटाई, डलिया बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन, बालों को ऐंठ कर लंबी लड़ियां बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में होती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उसमें लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का प्रयोग करते थे। तो पहले तो क्या होता था, रुई पत्तों से ये पत्तों और छाल से ढकते थे। फिर बाद में उनको कपड़ा बनाना आ गया, तो उन्होंने सीधा कपड़ा से ही अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे सिलाई मशीनें आई, आविष्कार हुआ आगे आगे। तो फिर उन्होंने अपने ये जो है आपकी तरह पैंट शर्ट कुर्ता पजामा ये पहनना शुरू किया। तो पहले शुरू में क्या होता था, साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी, इसी का प्रयोग करते थे। तो इस तरह कपास को ओटने से रेशा बना, रेशे से कताई हुई, कताई से फिर धागा बना, और धागे से बुनाई करे तो वस्त्र बनता है, बंधाई करे तो वस्त्र बनता है। तो इस तरह हमने तंतु से वस्त्र बनाना सीखा। ओके, थैंक यू।